साथियों राम राम प्रणाम। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती का स्क्रूटनी फॉर्म जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 23 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार करे बिना आपको स्क्रूटनी फॉर्म भर देना है। किस प्रकार से आप भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सारी बात समझा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी हाँ साथियों, किसी भी प्रकार का। तो चलिए समझते हैं अपन। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा डाउट था, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखो, तो डीवी के लिए फोटोकॉपी के 2 सेट आपको बनाने, ध्यान रखना। फोटोकॉपी के 2 प्लस 1 जितने भी बनेंगे मूल दस्तावेज वो सब आपको लेने हैं। समझ में आ गई? यानी कि 10वीं की मार्कशीट 2, मेन मार्कशीट भी लेनी है, उसके अलावा 2 फोटोकॉपी और दोनों की फाइल अलग अलग बनानी है। यानी अगर हम देखें तो 3 फाइल हो गई आपकी, ठीक है ना। एक आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और उसके अलावा 2 आपके सेट हो गए। अनिवार्य नाम, पिता माता के नाम में अगर गलती है, बहुत सारे लोगों ने जैसे फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी थी, तो 50 रुपए का जो स्टाम्प का शपथ पत्र है वो चल जाएगा भैया। 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र बना लेना कि भैया मेरे नाम में, मेरे पिता के नाम में ये गड़बड़ रह गई थी, तो वो आपका काम हो जाएगा। RSCIT में स्कॉलर लर्नर कोड की जगह मार्कशीट सीरियल नंबर भी मान्य है। मान लो RSCIT आपने कर रखी है, तो स्कॉलर या लर्नर कोड अगर नहीं है तो उसकी जगह आप मार्कशीट का सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। QR कोड वाला आधार कार्ड जरूरी है, ध्यान रखना। आधार कार्ड लेके जाना, QR कोड होना चाहिए उसमें। सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन डिग्री न हो तो प्रोविजनल डिग्री मान्य होगी। ओबीसी प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना अगर है तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा। आय प्रमाण पत्र की देखो जरूरत नहीं है, नहीं मांगा जा रहा। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं। पहले से अगर सरकारी नौकरी में है तो NOC जरूरी है। विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि से पूर्व का ही मान्य होगा। उम्मीदवार डीवी से पहले सभी दस्तावेज जांच लेवे, ठीक है ना। तो ये कुछ जरूरी सूचना थी जो मैंने दे दी। चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले SSO ID खोलनी है और अपना SSO पोर्टल आप ओपन कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार से SSO पोर्टल आ जाएगा। वहां पे आपको जाना है किस पे, माई रिक्रूटमेंट पे। किस पे जाना है, माई रिक्रूटमेंट में। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं आपको अच्छे से दिखे। तो आई होप कि अब मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको थोड़ा ज्यादा से दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, माई रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से आपके सारे रिक्रूटमेंट सब खुल जाएंगे। उसके बाद आप किस पे जाओगे, इस पे डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, ठीक है ना। इस पे आप जाओगे और यहाँ पे आपका 4th ग्रेड शो हो जाएगा। वहां पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका ये ओपन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ओपन होगा तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद में ओके वाला बटन दबा दोगे आप, ठीक है ना। हो सकता है आपका इस प्रकार से एक और ऑप्शन खुले, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप खोलोगे तो आपको क्या करना है, जैसे आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक कर भी दोगे और ओके भी दबाओगे तो भी ये नहीं खुलेगा। तो उस कंडीशन में करना है क्या, आपको ये जो आपको एक एड्रेस दे रखा है, IP एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे उसके बाद में जो स्क्रूटनी का जो डिटेल्ड फॉर्म आया था वो फॉर्म आपको यहां से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्म मैंने वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, तो वो अच्छे से पढ़ने के लिए है भाई। 9 तारीख से 23 तारीख तक भरा जाएगा, क्या क्या लगना है तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आपको इस पे एक बार क्लिक कर लोगे, उसके बाद में इस पे क्लिक करके ओके करोगे तो आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाओगे इस प्रकार से आपके अलग अलग सेक्शन आ जाएंगे, बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ। तो सबसे पहले आएगा बेसिक डिटेल। अब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। सबसे पहले आपके रोल नंबर, उसके बाद में आवेदन पत्र क्रमांक, ठीक है ना, और मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु। तो मेरिट क्रमांक आपको डालना है जो आपका रिजल्ट में दिया हुआ था। विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। पद कोड, क्रम संख्या इसकी कोई जरूरत नहीं है। पद का नाम आ ही जाएगा। विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में तो आपको हिंदी में नाम भरना है, ठीक है ना। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में। उसके बाद में आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में भरना है आपको। उसके बाद में पिता का नाम आ जाएगा अंग्रेजी में, हिंदी में। माता का नाम भी हिंदी अंग्रेजी में आ जाएगा। और उसके बाद में आपकी जन्म तिथि यहां लिखनी है। अब ये जन्म तिथि लिखोगे तो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपके
साल, महीने और दिन आ जाएंगे। इसको अलग से नोट भी कर लेना। उसका कारण बता रहा हूं मैं क्यों। उसका कारण है, जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भरोगे ना, उसमें भी आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, है ना। तो इसको नोट के एक प्रिंट निकालोगे वैसे भी। इसके बाद में आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाओगे, तो वहां पे आपकी नागरिकता पूछ लेगा, भारतीय है या नहीं है। आरक्षण वर्ग आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लागू नहीं कर देना। निःशक्त श्रेणी, निःशक्त श्रेणी, धर्म हिंदू आ जाएगा, जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी आप है। वैवाहिक स्थिति, अब वैवाहिक स्थिति में देखो, अविवाहित है तो अविवाहित डालना है, विवाहित है तो विवाहित डालना है, ठीक है ना। और पत्नी का नाम, अगर विवाहित है तो पत्नी का नाम आ जाएगा, विवाह की तारीख आ जाएगी, विवाह का स्थान आ जाएगा, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, यानी मैरिज सर्टिफिकेट की सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। पंजीयन अधिकारी कौन था वो आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा उसके बाद में उसका आपका आधार आईडी आ जाएगा, और एक और मोबाइल नंबर आप डाल देना, ठीक है ना। तो एक और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहता हो, जैसे आपके पिताजी का डाल दो, या आपका कोई दूसरा नंबर है तो आप डाल सकते हो, ताकि अगर आपको इन्फॉर्म करे तो कर सके। अनुसूचित क्षेत्र का विवरण आपको भरना है उसके बाद में, कि आप अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी में है या नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु चयन चाहते हैं, तो इसके लिए भी हाँ नहीं जो भी करना है। संतान का विवरण आपको यहां भरना है कि भैया कुल संतान बिफोर और आफ्टर, तो पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, टोटल कितनी है। तो यहाँ पे आप सबकी डिटेल भी आपको डालनी है, ठीक है ना, कि आपकी पुत्र पुत्री का नाम, जन्म दिनांक, ठीक है, ये सारी चीज आपको डालनी है। इसके बाद में अगर भूतपूर्व सैनिक है तो भरना है, एनसीसी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जैसे किसी का स्पोर्ट्स कोटा में हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा। सेवारत कर्मचारी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही है तो शायद ही कोई ऐसा हो। मूल निवास आपका जो भी है तो राजस्थान। जिला ध्यान रखना, अगर जिले चेंज भी हो गए, बदल गए, तो अभी जो वर्तमान में आपका जिला वो आपको भरना है, ठीक है ना। तहसील भी आपको वो भरनी है जो वर्तमान में है। जन्म स्थान, जिला और तहसील, तो जन्म स्थान तो जहां पे आपका जन्म हुआ वो भरना है। इसके अलावा और पत्र व्यवहार का पता, तो पत्र व्यवहार का पता आप ऐसा पता डालो जहां पे आपका पोस्टल आ सके, ठीक है ना। तो आप परमानेंट जहां रहते हो वहां का आप डाल सकते हो, ज्यादा बेटर है। अब कोई मान लो किराए से जयपुर रह रहा है, वो जयपुर का डाल दे, 2 महीने बाद गांव आ गया, तो पत्र व्यवहार वहां थोड़ी आएगा। तो इससे बेटर है कि आपका जो मूल है वही डाले आप। स्थायी पता, तो स्थायी पता भी आप जो आपका मूल है वही डालोगे। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता में आ जाओगे आप, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि आप मैट्रिक या जो भी आपने कर रखा 10वीं कौन से बोर्ड से है। ऐच्छिक विषय में 2 चीजें आप लिख सकते हैं, या तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं या ऑल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वर्ष की बात करें तो आपने किस वर्ष में पास किया था, अनुक्रमांक यानी आपके रोल नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लिक टू फेच, और यहाँ पे रिजल्ट टाइप, अगर परसेंटेज था, ठीक है ना, या ग्रेडिंग सिस्टम था, पास फेल था, वो आपको यहाँ लिखना है। तो सेम 12वीं की भी बढ़नी है आपको, सेम बीए की, एमएससी की, एमए की, यानी जो जो भी आपने ऐड करा रखी है वो सबकी। और मैं कह रहा हूं कि आपको जहां तक आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है वो सब भर देना, क्योंकि बाद में ऐड कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया शुरू में ऐड करा लो। बीएड कर रखा तो बीएड का, नेट स्लेट कुछ भी कर रखा है, या और कोई इधर कुछ कर रखा है, तो सबकी चीजें आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं अपन इंटर्नशिप, अगर आपने कर रखी है किसी चीज की तो वो आ जाएगी। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल, तकनीकी शिक्षा हो, कभी आपको दंडित किया गया हो, तो ये मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। चलिए, इसके अलावा देखो एक और चीज है यहाँ पे, पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो बहुत बार क्या होता है, जैसे पहले एचएम की वैकेंसी आती थी तो 5 साल का अनुभव मांगते थे कि भैया गवर्नमेंट जॉब में आपको टीचर का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो ये उनके लिए है, ठीक है ना, तो अपने लिए कुछ है नहीं। अतिरिक्त विशिष्ट सूचना, तो ये भी कुछ है नहीं, खाली छोड़ सकते हो। मतलब यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, अब मान लो कि कोई 40 साल का हो गया है लेकिन वो छूट चाहता है, छूट का मतलब उसको मिल रही हो, एक्स सर्विसमैन को मिलती है, विकलांग को मिलती है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, फिर बाद में आपको जो भी ऑप्शन है वो सारे आ जाएंगे। अन्य कोई विशेष योग्यता कुछ हो तो वो भर सकते हो। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो, कोई पुस्तक हो, वो कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब जैसे पुरस्कार पदक है तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स वाले पर्सन भर सकते हैं इसको,
इसके बाद में अपन आपकी फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। फोटो की बात करूं तो 50 KB से 100 KB, और सिग्नेचर की बात करूं तो 20 KB से 50 KB। छोटी करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल सा काम है। पहली बात तो थोड़ी सी बड़ी फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और उसके बाद में उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो अपने दोस्त को, और उससे वापस अपने पास मंगा लो, कम हो जाएगी, ठीक है ना। वरना आजकल सीधा है गूगल पे लिखो, ठीक है, मिनिमाइज साइज मर्ज के लिए ऑटोमेटिक आपको करके दे देगा वो। चलिए, इसके बाद में संबंधित ये चेकलिस्ट आएगी कंप्लीटली, आपको ये भरनी है। अभ्यर्थियों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उसके भिन्न किंतु समकक्ष है। अब मान लो आपने 10वीं कर रखा है तो अनुरूप आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर उससे भिन्न या समकक्ष का मतलब जैसे कोई आपने ऐसा डिग्री ले रखी हो जो 10वीं तो नहीं है लेकिन उसके समकक्ष है, तो वो ये आ जाएगा। तो हालांकि आप लोगों के लिए इतना है नहीं है, ठीक है ना। अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की थी, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई 12th में था अपेयरिंग में, तो फिर अगर अपेयरिंग में था अब पास हुआ है तो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त और अंतिम तिथि के तक प्राप्त, इसमें आपको देखना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तारीख तक उस उक्त परीक्षा में अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। तो ये जो भी चीजें ये आपको करनी है, भरनी है, ठीक है ना। साक्षात्कार का कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद आ जाते हैं अपन, तो ये आयु सीमा में छूट जितने भी है उनके लिए ये सब, ठीक है ना। आयु सीमा में छूट जिनके लिए भी है तो ये उनके लिए, अगर आपको किसी को भी छूट चाहिए तो ये यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से आपको कुछ करना है, ठीक है ना, जो भी पढ़ना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ध्यान रखना। देखो, एक तो ठीक क्वालिफिकेशन डिटेल, अब ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आ गया उपाधि या प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी 10वीं का प्रमाण पत्र यानी डिग्री या मार्कशीट। तो अब आपको ये लगानी है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो जारी क्रमांक और दिनांक, ठीक है ना। तो प्रमाण पत्र के ऊपर, जैसे प्रमाण पत्र है ना, तो प्रमाण पत्र के ऊपर यहाँ पे एक लिखा रहेगा आपका जारी क्रमांक, वो आपको लिखना है, और दिनांक रिजल्ट डेट जो आती है वो नीचे लिखी रहती है, वो आपको लिखनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। अब लेकिन डॉक्यूमेंट में एक चीज ध्यान रखना, जैसे 10th का आपने पीडीएफ बनाई है तो उस पीडीएफ का नाम लिख देना 10th, ताकि गड़बड़ नहीं हो। उसको आपको चढ़ाना है, उसमें अगर एक फोटो जैसे केवल मार्कशीट है तो यहाँ पे संलग्न संख्या आ जाएगी 1, मार्कशीट प्लस डिग्री दोनों है तो यहाँ संलग्न संख्या आ जाएगी 2, ठीक है ना। जैसे आपके 12th में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे बीए का भी डाल रहे हो आप, तो बीए में तीनों मार्कशीट लग रही है आपकी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की, तो यहाँ पे संलग्न संख्या आ जाएगी 3। मान लो अगर आपकी डिग्री आ गई है तो संख्या 4 हो जाएगी, और डिग्री अभी नहीं आई है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 3 ही बहुत है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ गया, चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चरित्र प्रमाण पत्र को छोड़ देना। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, सब वैकेंसियों के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो जो चीजें अपने को चाहिए वही भरनी है, जो नहीं है उसको छोड़ देना। जैसे एनओसी जो पहले गवर्नमेंट जॉब में उनको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको खाली छोड़ देना। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको भरना है, जाति प्रमाण पत्र आपको डालना है। अटेस्टेशन फॉर्म जो आप ऑफलाइन भरोगे, कैसे भरोगे वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें। तो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको इसमें अपलोड करना है। अब अटेस्टेशन फॉर्म में जैसे अगर 4 फोटो, तो सॉरी फोटो से मतलब नहीं है, मतलब एक फॉर्म ही तो है ये पूरा, तो 1 आ जाएगा संलग्न संख्या। 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, इसकी भी मेरे हिसाब से नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी का स्पोर्ट्स कोटे से सर्टिफिकेट हुआ तो ये पढ़ना है। हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का जो फॉर्मेट आया है, प्रमाण पत्र है, जो मैं ये बात अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। शपथ पत्र, यहाँ पे आपको शपथ पत्र लगाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब लगाना ही है। कौन से वो मैं बता दूंगा अभी। जाति का शपथ पत्र, अब जाति का शपथ पत्र का मतलब, जैसे मान लो कि SC ST में तो लाइफ टाइम होता है, लेकिन OBC MBC इनमें 1 साल वैलिड होता है। अब आपका ज्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लो, और साथ में शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि जब मैंने फॉर्म भरा तब भी मैं OBC में था या MBC में था या जिसमें भी था, और अभी भी उसी में हूं, और शपथ पत्र प्रस्तुत कर ही दोगे आप। बच्चों का घोषणा पत्र आपको लगाना है, शादी हो गई तो भी लगाना है, नहीं हुई तो भी लगाना है। शादी हो गई तो भैया की भाई अगर 2002 के पहले संतान है तो वो लिखना है, नहीं तो भैया कि मेरे 2 संतान ही है, या फिर 2 संतान से ज्यादा पे मतलब पैदा नहीं करूंगा, जो भी अपन लैंग्वेज कोर्ट वाला लिखवा देगा। और शादी नहीं हुई तो कि भविष्य में जब भी मेरी शादी होगी तो मैं 2 संतान से ज्यादा नहीं होगी मेरे, लिखवा सकते हैं।
इसके अलावा ये सफेद पत्र दहेज धूम्रपान निषेध का एक में बन जाएगा दोनों, और एक ही लगाना है यहाँ पे। राजपत्रित अधिकारी द्वारा अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, तो जो गजेटेड ऑफिसर है उनसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे। ध्यान रहे 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो जो भी आपने रेगुलर डिग्री करी है लास्ट में, अब मान लो आपने 12th के बाद में पूरी बीए ही आपने प्राइवेट करी है, तो प्राइवेट का नहीं बनता है, तो लास्ट वाली जो रेगुलर डिग्री है वो आपका चलेगा, ठीक है ना। उस समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के दिया होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो डुप्लीकेट बनवा लीजिए आप वापस जाके। धोखाधड़ी घोषणा प्रमाण पत्र तो इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र इसकी भी जरूरत नहीं है, आय की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना ये कब होता है, जब लास्ट में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन, तब आवश्यकता पड़ती है। आयु में छूट का प्रमाण पत्र तो इसकी भी जरूरत नहीं है, किसी को विशेष अगर छूट है तो उसके लिए चाहिए, बाकी सबको नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा हाँ और अन्य प्रमाण पत्र, यानी अन्य तो कुछ है नहीं। तो ये अपने प्रमाण पत्र सारे के सारे मैंने आपको बता दिए कि इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है ना। और लास्ट में आपको जो सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आप जब भी आप भरोगे तो सभी में देखो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का आ रहा है, तो ये सेव और नेक्स्ट करना है। और बाद में इसको आपको जब भी स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद में इसकी 2 कॉपी में प्रिंट, कितनी कॉपी में बेटा, 2 कॉपी में, 2 कॉपी में आपको इसका प्रिंट रखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये तो हो गया अपना स्क्रूटनी फॉर्म। अब अपने को कि भैया किस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं, ठीक है ना। सारा समझा देता हूं कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहां पे आपको ये वीडियो शो हो रही होगी, शो हो रही है, इस वीडियो पे क्लिक करो और आपको कंप्लीटली अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियो क्लिक कर लो, इस पे यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अटेस्टेशन फॉर्म का।